नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां युवा संवाद कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। और देखिए, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी संख्याएं देखी जा रही है। पूज्य संत दादा गुरु महाराज भी मौजूद हैं और युवा संवाद कार्यक्रम के बीच स्वागत करेंगे मंच पर डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर जी का, जो कि साथ हमारे बीच जुड़ने जा रही हैं। जी हाँ, स्वागत सम्मानित सभी मंचासीन महानुभावों का। आज ये मंच है प्रकृति से संवाद का, सनातन से संवाद का, स्वयं से संवाद का। ये वो संस्कृति है जहां जल केवल जल नहीं, जहां नदी केवल नदी नहीं, जहां प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि मां का स्वरूप है। आज आइए सबसे पहले हम सभी बिना समय गवाए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और मैं सभी सम्मानित मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करना चाहूंगा, आप सभी भारतीय संस्कृति के किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हम करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा परम पूजनीय अवधूत श्री दाता गुरु भगवान जी से, आपकी कर कमलों द्वारा, आपकी अगुवाई में मिलकर सभी मंचासीन महानुभाव, परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी एवं सभी मंचासीन महानुभाव एक साथ जुड़कर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। हम सभी अपनी मीठी तालियों के साथ जुड़े और इस आगाज के लिए, इस आगाज के साक्षी बने। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत केवल प्रकाश से नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा से होती है। दीपक भले ही छोटा होता है लेकिन अंधकार से उसका संघर्ष बहुत बड़ा होता है। और आज एक ऐसे ही संघर्ष के साथ हम जुड़े हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व मीठी मीठी गालियों का साथ मिलता रहे। ये वो पल है जब हम सभी एक साथ इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से सत्य की ओर। साथ ही साथ हमारे युवा प्रतिनिधि डॉक्टर योगिता राय जी मंच पर दीप प्रज्वलन में शामिल हो। आइए सभी मंचासीन महानुभाव अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं किस रूप में अब ये कार्यक्रम अपने उस सुंदर स्वरूप की ओर बने। जोरदार तालियां सभी की ओर से मिले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जिस रूप में हमारे साथ मिला है। ये न केवल इस कार्यक्रम को एक अलग गति, एक अलग शक्ति प्रदान करता है। आइए हम सभी साथ जुड़े। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कारों में अतिथि का स्वागत केवल एक औपचारिकता नहीं होती बल्कि सम्मान और साथ ही साथ अपनत्व के भाव की अभिव्यक्ति है। आज का स्वागत भी विशेष है क्योंकि यहाँ सम्मान केवल एक पौधे मात्र से नहीं हो, जिनसे हमें सदैव प्रेरणा प्राप्त होती है। श्रीमती मंजुला तिवारी जी, चांसलर MGU, मैं अनुरोध करूंगा माननीय माता जी से पधारे एवं आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच पधारे अखंड निराहारी परम पूजनीय अवधूत श्री दादा गुरु भगवान जी का स्वागत करें। हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत का हिस्सा बने। ये बेहद खास पल हम सभी के लिए है जहां परम आदरणीय माता जी शॉल श्रीफल भेंट कर परम पूजनीय गुरु जी का यहां पर स्वागत करेंगी और हम सभी मिलकर के स्वागत के साथ जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि तालियों की करतल ध्वनि की आवाज हम सभी तक लगातार पहुंचते हुए यहां साथ जुड़े। आइए, आज शॉल श्रीफल एवं औषधि पौधे के माध्यम से यह स्वागत होगा और उसी के साथ साथ मैं स्वागत के बाद हमारे युवा प्रतिनिधि योगिता राय, चिराग एवं जंबीरन गहलोत से अनुरोध करूंगा आप मंच पर पधारें एवं साथ आकर हम सभी के बीच परम पूजनीय अवधूत श्री दादा गुरुजी भगवान का स्वागत करें। आइए हम सभी साथ जुड़े। जोरदार तालियों का साथ मिलना चाहिए। जोरदार तालियों का साथ बिल्कुल इसी जोश के साथ मिलता रहे। और मैं योगिता जी से अनुरोध करूंगा साथ ही साथ इस मंच पर चिराग जी और जंबीरन जी, जो कि आज इस युवा संवाद के साथ मिलकर के स्वागत करने जा रही हैं। युवा प्रतिनिधि के रूप में सभी युवाओं की ओर से परम पूजनीय गुरु जी का स्वागत करने जा रही हैं। जी हाँ, स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं एक बार फिर परम पूजनीय माता जी श्रीमती मंजुला तिवारी जी, चांसलर MGU से अनुरोध करना चाहूंगी हम सभी के बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम सभी इस स्वागत का हिस्सा बने साथियों।
आज शॉल, श्रीफल एवं औषधीय पौधे के साथ साथ हम मिलकर के इस स्वागत को पर्यावरण के साथ जोड़ने का एक और प्रयास इस मंच से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का साथ जोरदार तालियों से यहां बना रहे। और वहीं युवाओं की ओर से हम सभी के बीच प्रणव, अमन रे एवं नीति सेन से मैं अनुरोध करूंगा आप पधारें। एवं युवाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि न केवल प्रदेश के युवाओं, छात्रों के साथ साथ सभी के लिए जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को एक अलग मुकाम पर लेकर जा रहे हैं। जोरदार तालियों का साथ आप सभी की ओर से मिले। जी हां, आइए साथ बढ़ते हुए मैं इस मौके पर हम सभी के बीच प्रो चांसलर एमजीयू इंजीनियर गौरव तिवारी जी से अनुरोध करूंगा आप आए एवं माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। आइए। साथियों, आपकी करतल ध्वनि भी स्वागत के साक्षी बने और हम सभी अपनी प्यारी तालियों के साथ माननीय विधायक जी के स्वागत में जुड़े। न केवल क्षेत्र का विकास और जन जन से जुड़ने की बात हो, माननीय विधायक जी सदैव अपने जन के साथ, जनता के साथ बने रहते हैं। जोरदार तालियां ऐसे कर्मठ माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के लिए। साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर एएस यादव जी, कुलपति एमजीयू, आप आए एवं हम सभी के बीच पधारे। श्री प्रवीण शर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा आयोग का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करना चाहूंगा ऑनरेबल इंजीनियर गौरव तिवारी जी से आप पधारें एवं डॉक्टर खेम सिंह डहेरिया जी, चेयरमैन निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, हमारे बीच पधारे हैं। उनका स्वागत करने हेतु हम साथ जुड़े। मैं गौरव सर से अनुरोध करूंगा आप हम सभी के बीच पधारे। डॉक्टर के एस डहेरिया जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से मिले। साथियों, मैं इस स्वागत श्रृंखला में अनुरोध करूंगा डॉक्टर एएस यादव जी से, माननीय कुलपति एमजीयू, आप हम सभी के बीच पधारी। डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, राष्ट्रीय संयोजक, नर्मदा मिशन। छात्र की ओर बढ़ता हूं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे वो पहले युवा साथी जो अपने सवाल के साथ तैयार हैं, कृपया कर शुरुआत करें। मैं समझा कोई दूसरा प्रश्न करोगे। आप ये बताओ, आपने आज़ादी के पहले हमारे बहुत सारे नाम देखना, आज़ादी के बाद भी पढ़ने के साथ हमारा करियर बनाना, ये हम सबका सपना हो सकता है। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का अगर आप इतिहास देखोगे, वो हमसे कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन राष्ट्र कार्य के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। यह शताब्दी वर्ष चल रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने कब कर ली मेडिकल की पढ़ाई, कब बंगाल गए, कलकत्ता के अंदर उनकी पढ़ाई हुई, और उस पढ़ाई के बाद उनने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। उनने अपनी डॉक्टरी नहीं की। तो ये ऐसी उज्जवल परंपरा संघ की है। ऐसे एक प्रचारक मेरे संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम डॉक्टर बनोगे तो अच्छी बात है, पर डॉक्टर बनने के बजाय, चूंकि मैं आते ही साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी बन गया था फर्स्ट ईयर में, और उसी समय पीएमटी दी, सिलेक्शन हो गया, उधर चले गए। तो फिर ने कहा ये तुम उधर जाओगे तो चले जाओ, लेकिन अगर तुम बीएससी करो तो बाकी काम भी कर सकोगे। मुझे इस बात का संतोष है। उस दिन तो हो सकता है मुझे समझ आई हो, नहीं आई हो, जो भी कोई है, लेकिन मुझे लगता है आज आप सब संतुष्ट हो सकते होंगे, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद। हेलो, मैं अगले सवाल के लिए जो हमारे छात्र हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा प्रणाम। मैं अमन राय, मानसरोवर डेंटल कॉलेज फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कल 15 अगस्त 2026 को
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उनकी युवाओं से क्या अपेक्षा है और नव वर्ष के लिए उन्होंने क्या नवकार अपनाना है। युवाओं के लिए भगवान राम के काल से लगा करके आज तक आपको मालूम है राम राज्य कहाँ से आया? भगवान राम के जीवन में विश्वामित्र जब उनके घर आए और महाराज दशरथ और वशिष्ठ से बोला कि ये जंगल के अंदर जानवर के भी तरह राक्षसों का उत्पात है और ये कई सारे ऋषि मुनि अपने दैनंदिन के कार्यकलाप नहीं कर पाते। ऐसे में वो युवा अवस्था में थे भगवान राम एक तरह से, और ऐसे में राम लक्ष्मण के माध्यम से न केवल वहाँ सभी निशाचर मारे गए बल्कि भगवान राम का दुनिया ने एक अलग रूप देखा जो आगे जाकर के माता जानकी को अपनाने का हुआ है। भगवान कृष्ण का भी ऐसा ही है। भगवान कृष्ण ने कंस को घर में से मार करके अपने उस दौर के कंस के राज का अंत किया। हमारे देश के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लंबी परंपरा है जिन्हें देश को आज़ादी दिलाई। तो आज के इस अवसर पर जो दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत में वो क्षमता योग्यता है जो दुनिया के नंबर 1 देश बने। इसलिए युवा वर्ष घोषित करने के लिए हमारा सबका प्रण है। ये युवा प्रदेश है, देश युवा है। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए उनके मन में वो नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर। हमारे लिए आज युवाओं का अगर मैं मन में बात रखूँगा तो आपके सामने भी बात ध्यान में आएगी। अब्दुल कलाम जी के शब्दों में जो सपने दिन में देखता और पूरे करने का दम रखता है वो अपने जीवन का लक्ष्य तय करता और वो युवा होता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। आज इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ताकत के साथ चल रहा है तो युवाओं के लिए हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। और ये बात भी सही है कि आज का समय युवाओं की तरफ हम देखते हैं तो पूरे वर्ष सरकार के तो 52 से लेके 55 मंत्रालय, लेकिन सब वर्गों में से कल्याण की अगर बात करेंगे तो कल्याण करने के लिए हम सब मिलकर के सारे विभागों में भविष्य में भी अपने घर के अंदर भावी पीढ़ी माता पिता के सपनों को सार्थक करती है। मुझे पूरा भरोसा युवा हमारा पूरा देश, युवा प्रदेश देश को भी आगे ले जाएगा और मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाएगा। इसलिए पूरा वर्ष हमने युवाओं के नाम पे डिक्लेयर किया। जी हाँ, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा प्रणाम है। साथ ही साथ मंचासीन बैठे सभी अतिथि को भी मेरा प्रणाम है। महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि हमने प्रायः देखा है कि आप इतनी बिजी लाइफस्टाइल में भी, इतनी बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें भी कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें ताकि हम भी अपने लाइफस्टाइल में इनको सम्मिलित कर पाएं। देखिए, हमारे पास समय की पाबंदी अगर हम करें, रोज दिनक्रम बनाएं, तो हम अपने सब चीज़ों को बहुत सहजता से कर सकते हैं। जैसे आपके पास में सिलेबस होता पूरे साल की पढ़ाई का, आप अपने प्रत्येक दिन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको परीक्षा में तनाव नहीं आएगा। ऐसे अपने दिन का दिनक्रम बनाते समय हमारा सोना खाना पीना अगर जरूरी है, उतना ही व्यायाम करना भी जरूरी है, उतना ही पढ़ना भी जरूरी है। तो हमारे जीवन के समय की नियमितता में मुझे इस बात का संतोष है कि मैं बाकी कामों के साथ नियमित रूप से योग और व्यायाम को जरूर समय देता हूं। मुझे इस बात का संतोष है। उसके कारण से परमात्मा की दया से अभी तक कोई डायबिटीज नहीं, अभी तक कोई भी दूसरे हार्ट की या कोई बीमारी नहीं, आंखों पे चश्मा भी नहीं लगा। परमात्मा की कृपा है। यह हमारे सबके लिए अपने इस शरीर की साधना करने के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। धन्यवाद। जी हाँ।
गुड मॉर्निंग सर, मैं तन्वी वियोगी BMS सेकेंड प्रोफेशनल ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर हैं, इतने बिजी लाइफ में आप सब कैसे मैनेज करते हैं? तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़े लिखे होना अलग बात है, लेकिन लिखने पढ़ने के साथ हमको अपने काम के प्रति एकाग्रता की जरूरत भी। केवल मैं आपको 2-3 जानकारी बताना चाहूँगा। मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना, तब मैं BSc फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था। उस समय मैं केवल फर्स्ट ईयर पढ़ भी रहा था, चुनाव भी लड़ रहा, और समान रूप से मेरा अपना एक स्वतंत्र दुकान का व्यवसाय भी कर रहा था। तो अगर हम समय का नियोजन करेंगे तो काम करते करते पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ समय का नियोजन अगर अपन कर लेते हैं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता। BSc LB वैसे ही मैंने कर ली। जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था तो मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की। बाद में जब टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तब मैंने MBA किया, बाद में PhD की। तो अपने पास में पढ़ने का मतलब समय का नियोजन, आप जो भी काम कर रहे हो उसको केवल अपनी जिंदगी के इस पार्ट तक पढ़ना और इससे नौकरी पाली और खत्म कर दी, इसकी जरूरत नहीं। जीवन भर पढ़ना चाहिए। मैं स्वाध्याय आज भी करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप जरूर पढ़िए, किताबें साथ रखिए और आगे बढ़िए। जीवन भर आपका ये विद्या धन जीवन में आपको कभी नष्ट नहीं होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरगण एवं अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर जयेश बारी मानसरोवर डेंटल कॉलेज में कार्यरत हूँ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के औद्योगिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन बड़े उद्योगों से मध्य प्रदेश के युवाओं को कितना लाभ होगा? देखिए, ये मैं दो तरह से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ राज्य के अंदर उद्योग धंधों की हमारी वैसे तो 3 कैटेगरी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से रोजगार मिलता है, लेकिन अपने राज्य के अंदर की जो संभावना है हम उस पे सब पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको अगर उद्योग की बात करूँगा तो उद्योग हेवी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर हमारा माइनिंग से लेकर बहुत सारे प्रकार की संभावना है, फूड प्रोसेसिंग से लेकर सभी क्षेत्रों में। लेकिन ये MSME अर्थात लघु मध्यम इकाई अगर आप लगाने जाते हो या कुटीर उद्योग लघु उद्योग तरफ चलोगे तो हमने रोजगार परक उद्योग के लिए, अगर जैसे आप अंदाज लगा लो कि आप रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में आप लगाना चाहते हो तो हमारा प्रयास है बिजली, पानी, भूमि, रजिस्ट्रेशन का शुल्क, लगाने वाली लागत के ब्याज की छूट वो तो हम देंगे ही, वो सब इंडस्ट्री में देते हैं। लेकिन लेबर आधारित अगर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री अगर आप लगाते हो तो प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना 10 साल तक भी हम देने को तैयार है, ताकि रोजगार परक कामों को बढ़ावा देना ये हमारा सबका काम। उद्योगपति का उद्योग चले वो अलग बात है, लेकिन वहां वो रोजगार देकर बाकी लोगों की जिंदगी अच्छी कर दे, इस पे हम काम कर रहे हैं। और उसमें भी खासकर बहनों को काम मिले। आपको ध्यान होगा लाडली बहनों को हम 1,500 देते हैं, लेकिन लाडली बहना अगर इंडस्ट्री में रेडीमेड गारमेंट्स में या इस प्रकार से काम करती तो उनको 5,000 रुपये महीना में इंडस्ट्री में देने को तैयार है, क्योंकि बाकी डिफरेंस अमाउंट उद्योगपति दे देगा। तो एक लाडली बहना को 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 तक कमाने का उनको मौका मिल जाता है। बल्कि अभी तो हमने और संशोधन कर दिया। आपकी जानकारी के लिए लेबर एक्ट में संशोधन करा माननीय मोदी जी के लिए, जोरदार ताली बजाएं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने इतने सारे प्रकार से बदलाव कराए। उस बदलाव को हमारी सरकार ने अंगीकार कर लिया। लेबर एक्ट ये कहता है कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा, कोई बात नहीं, तो 8 या 24 3 पाली करेंगे तो 24 घंटे काम कर सकते कोई इंडस्ट्री। लेकिन अगर किसी ने कहा मैं 8 की जगह 12 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ, तो अगर वो 12 घंटे काम करके 4 दिन में 848 अगर वो पूरा कर लेता है तो 3 दिन उसको घर के लिए मिल जाते पूरे। कोई गांव वाला हो तो गांव चले जाएगा, कुछ काम करके आ जाएगा। तो हमारी सरकार ने ये भी कंसीडर कर लिया है कि अगर वो एक्स्ट्रा टाइम भी काम कर रहा है इंडस्ट्री में तो लेबर एक्ट से उसको ये भी मदद मिल जाए कि वो अपने दोनों तरह के काम कर पाए। हमारी एक कानून जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, जनता की मदद के लिए होना चाहिए, उसकी क्षमता योग्यता का सदुपयोग करने के लिए होना चाहिए। इसलिए हमने ये भी गुंजाइश दी है। तो उम्मीद करेंगे उद्योग के माध्यम से जो रोजगार मिल रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब से हमारी सरकार बनी पूरे देश में सबसे तेज गति से उद्योग लगने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता।
और भोपाल तो और भाग्यशाली है, हमने अपनी GIS दूसरी बार यहाँ कर रहे हैं, और सदगड़ी अपना नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपके यहीं से दिखाई देता है। ये भोपाल अपना निवेशकों की दृष्टि से भी अब हमारा बहुत आकर्षक डेस्टिनेशन हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से। और आखिरी बात, उद्योग रोजगार पाने वालों का नहीं, रोजगार देने वालों को बनाने का मार्ग है, और हमने प्रण लिया कि हमारे राज्य के युवाओं को उद्योगपति बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि वो कई लोगों को रोजगार दे सके। धन्यवाद सर। जोरदार तालियां बनती हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने जन जन के साथ जुड़ करके जन कल्याण के साथ प्रदेश के उत्थान की बात करी है। अब मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा, अब उस शख्सियत, उस व्यक्तित्व से बात करने की बात है जिनके जीवन को देखकर न केवल हमें आश्चर्य बल्कि वास्तव में एक अचंभे के साथ साथ प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अपना समस्त जीवन पर्यावरण से लेकर के मां नर्मदा के संरक्षण के लिए पूरा समर्पित कर दिया है। मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा अपने सवाल युवा संवाद के माध्यम से परम पूजनीय अवधूत श्री दादा गुरु भगवान जी से अपने सवाल पेश करेंगे। आइए गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं युवाओं के साथ। आइए। आइए हम कुछ प्रश्न से पहले युवाओं को है ना, गुरु एक दृष्टि देता है, और आज ऐसे ही युवा संवाद में एक दृष्टि, एक विचार देने के लिए मैं उस माँ के द्वार से यहाँ पर पहुंचा। हर युग सदी में गुरु ने यदि कुछ दिया है तो वो एक दृष्टि दी है, एक नजर दी है। हर युग सदी में यदि गुरु ने कुछ दिया है तो एक विचार दिया है, और युग सदी साक्षी है कि जब जब गुरु और गोविंद के मुख से कोई विचार निकला, वो विचार केवल जीवन का आधार नहीं, वो जगत का आधार बन गया। एक विचार जीवन का आधार, एक विचार जगत का आधार, एक दृष्टि में समाई वो सृष्टि भी है। ऐसे ही आज युवा संवाद, युवा हर युग सदी में, चाहे बात धर्म स्थापना किया है, धर्म जागरण किया है, धर्म रक्षा किया है, घर के संचालन किया है या विश्व के संचालन किया है, युवा ही उस बिंदु पर, केंद्र पर प्रधान रहा है। और निश्चित आज पूरे भारतवर्ष में एक संयोग ही है कि कल हमने आजादी का महोत्सव मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया, और भारतवर्ष में एक राज्य जो मां नर्मदा के द्वार पर है, और उस राज्य का नेतृत्व करने, प्रदेश का नेतृत्व करने वाले एक युवाओं के चहेते भी हैं। एक ऐसा विचार राजा के चित्त के अंदर आया कि पिछला वर्ष किसान के लिए समर्पित कर दिया, ध्यान देना, और ये आने वाला समय जो है वो युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। और इस भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और हमारा जो भी आधार है वो एक किसान है और दूसरा वो युवा है। बिना युवा के, बिना किसान के हमारी कोई भी व्यवस्था, चाहे विकास की हो और चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, प्रबंधन हो, सब कुछ हमारा शैली और भारत की और भी सफल होगा जब उसमें हम NI को जोड़ेंगे। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यदि कोई दुनिया को दे सकता है तो वो केवल भारत का युवा दे सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है।